नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मनरेगा की जगह मोदी सरकार की विकसित भारत जी राम जी स्कीम, जी हां, इसकी काफी चर्चा सदन पर बिल पटल पर आ चुका है। रोजगार गारंटी स्कीम की अब तक की यात्रा कैसी रही है, क्या है इसकी चुनौतियां और कहां हैं खामियां, कहां पर बेहतरी हो सकती है, इसी पर आज एक इंफॉर्मेटिव शो स्वदेश विशेष में हम आपके लिए लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने 20 सालों से चले आ रहे मनरेगा कानून की जगह एक नया बिल पेश किया है। इस अधिनियम को नाम दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी वीबीजी राम जी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2005 में मनरेगा कानून को लॉन्च किया था, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों के परिवारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। नए अधिनियम में इसे साल में 125 दिन करने का प्रस्ताव है। इसके तहत होने वाले कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी। जो बाकी 40% है, उस खर्चे को राज्य सरकार को उठाना होगा। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान है। अब देखिए, जैसे पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम अलग हैं। इन राज्यों में, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्पेशल जिनको राज्य का दर्जा हासिल है, इन राज्यों के तहत होने वाले खर्च का 90% केंद्र सरकार खुद उठाएगी। तो अमूमन क्या है कि जो नया रोजगार गारंटी स्कीम है, उसमें 60% जो है वो केंद्र सरकार, तो 40% राज्य खर्च करेंगी। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऐसा है कि 90% यहां पर केंद्र वेटेज उठाएगी। वहीं स्कीम के तहत अगर 15 दिनों के भीतर काम किसी को नहीं मिलता है तो उसे रोजाना यानी कि डेली बेसिस पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उतने दिन तक जब तक उसे रोजगार मिल नहीं जाता। इस डेली बेरोजगारी भत्ते का खर्च भी राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। वैसे यही प्रावधान जो था वो मनरेगा में भी था। सबसे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को सदन के पटल पर पेश करते हुए क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहस भी होगी और इसमें विरोध के स्वर भी आएंगे। लेकिन आज जो हमारा शो है वो किसी तरह की राजनीति से की बात पे नहीं है। आज का हमारा शो दरअसल पुराने और नए कानून की तुलना और इसकी चुनौतियां और संभावनाएं, भारत जैसे देश में एग्री इकोनॉमी की दिशा में और बाकी चीज़ों के फ्रंट पे किन किन बड़े रिफॉर्म्स की और आवश्यकता है, इन सारे पहलुओं पर आज बातचीत करेंगे। और इसलिए मेहमानों का हमने उसी तरह का पैनल आज अपने साथ रखा है। मैं परिचय करा दूं, मुझे खुशी हो रही है, मिस्टर मानस सतपथी साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लीड हैं क्लाइमेट एक्शन ऑफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस प्रदान से। थैंक यू सो मच मानस जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रभाकर बाणासुरे साहब हैं, पूर्व
यूनियन लेबर सेक्रेटरी। थैंक यू सो मच बाणासुरे सर। और हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अनुराग सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ विजय सरदाना सर भी जुड़े हैं, जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट। विजय सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले मैं विजय सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अमूमन जाहिर सी बात है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके एक्सेप्टेंस और उसके बाकी चीज़ों की बात बाद में होती है। थोड़ा विरोध के स्वर पहले उभरते हैं। फिर भी आपने बेहतर तरीके से परीक्षण किया होगा। किन किन मामलों में आपको ऐसा लगता है कि ये जो रोज़गार गारंटी की जो पूरी पहल होती है सरकारों की तरफ से, या किसी तरह के कंपनसेशन की जो पहल होती है, वो हमारी एग्री इकॉनमी को सपोर्ट दे सकती है? क्योंकि बड़े बड़े दावे रहे हैं और उन दावों की सच्चाई भी हमने वक्त पर देखी है कि वो किस तरह के दावे खोखले साबित होते हैं। विजय सर, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को प्रणाम, दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर। और सरकार को इंटरवीन तब करना पड़ता है जब मार्केट फोर्सेस या इकोनॉमी अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसीज कैसी हो। अब रही बात मनरेगा को लेकर, जिसके ऊपर विवाद है। एक्चुअली ये जो विवाद है, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये नाम को लेकर विवाद है, कंटेंट को लेकर विवाद नहीं है। जो बिल में कहा गया है उसको लेकर विवाद नहीं है, विवाद नाम से लेकर है। तो जब नाम को लेकर विवाद हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति है, तथ्य नहीं। अब रही बात कि दोनों में फर्क क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो कई चीजें हैं जिसको लेकर आने वाले समय में आपको इसमें कुछ डेवलपमेंट दिखेंगे। एक तो पूरी इकोनॉमी में ये प्रयास हो रहा था कहने का कि दो कारण से हिंदुस्तान में जो वर्क फोर्स है वो मिल नहीं रही है। एक तो है जो हमने फ्री राशन बांटा है और सपोर्टेड बाय मनरेगा। इस कारण ये हुआ है कि या तो हमारी जो फील्ड वर्क फोर्स है, मैं शहर और फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, किसानों का ये कहना है कि जब सीजन आता है उस समय हमें लेबर नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है कि किसान की खेत में जब बिजाई होगी या हार्वेस्टिंग होगी, उस समय अगर लेबर नहीं होगी तो उस पर सबसे बड़ा निर्भरता होती है। फिर आप ट्रैक्टर खरीदते हो, मशीनों में खर्चा करते हो, ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर उधार बढ़ता है, डेट बढ़ता है, और फिर डेट सर्विसिंग को लेकर किसानों की समस्याएं होती। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम जो वेलफेयर स्कीम के नाम पे पॉलिसीज ला रहे हैं, क्या उसका राजनीतिक आधार है या उसका कोई आर्थिक आधार भी है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब फर्क जिसको हम बात कर रहे हैं वो ये कि जैसा भी आपने चर्चा में भी सुना, जो मंत्री जी भी कह रहे थे कि भाई 100 से हमने इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। बात बिल्कुल सही है। अभी तक क्या हो रहा था कि कौन किस काम करेगा इसका निर्धारण पंचायत या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और अक्सर ये कहा जाता था जोकिंगली कि मनरेगा का काम है कि कुछ आदमी खड्डा खोदेंगे और फिर दूसरे आदमी उस खड्डे में वापस मिट्टी डालेंगे और दोनों को काम मिलेगा। प्रॉब्लम ये थी कि कोई प्रोजेक्ट, उसका डेवलपमेंट एजेंडा की आज जो काम हुआ कल वो रिपीट ना हो, या आने वाले समय में भारत में कैपिटल फॉर्मेशन हो, जो पैसा टैक्स पेयर का लग रहा है और जो जनता मेहनत कर रही है उससे राष्ट्र निर्माण हो। इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी जो नए बिल में आई है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसमें पहले 75% जो भागीदारी थी वो केंद्र सरकार की थी, 25% राज्य सरकार की थी। अब ये हो गया है 60-40। अब राज्य सरकारों को भी ज्यादा रुचि लेनी पड़ेगी ढंग के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मिसयूज होता था, पिल्फरेज होता था, भ्रष्टाचार के कारण पैसे का लीकेज होता था, उसको रोकने के लिए इस बिल में टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रावधान किया गया है, जो अच्छी बात है। और इसके अलावा जो एनवायरमेंट इश्यू है वो ये है कि अभी तक जो था वो सिर्फ गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको लेकर काम था, लेकिन अब जो
नए रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट हैं, उनमें भी अगर लेबर लगेगी तो उसमें भी कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वाटर बॉडीज के साथ साथ सोलर और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को भी प्रमोट करना रूरल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब प्रावधान उसका भी किया गया है। अब सवाल इस बात का है कि जो कवरेज था पहले वो सिर्फ रूरल हाउस होल्ड को लेकर था, लेकिन अब कुछ नया क्राइटेरिया है जिसमें आप सेमी स्किल्ड लोगों को भी नीड के हिसाब से एंगेज कर सकते हो, ताकि सिर्फ लेबर ही नहीं, स्किल का भी प्रावधान मनरेगा का जो पुराना मॉडल था उसको रिवाइज करके किया जाएगा। फंडिंग की जहां तक बात है, इसमें पीपीपी मॉडल का भी प्रावधान है कि आप सीएसआर फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग दोनों को मिला के अगर आप कोई रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। पहले सिर्फ मनरेगा में लेबर को ध्यान दिया गया था, स्किल पे कोई फोकस नहीं था। इस बिल में स्किल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया गया वो है जो कि बड़े आप लक्ष्य हैं, सिर्फ जिस मकसद के साथ इस तरह की योजनाओं में एक आउटलुक लेकर चला जाता है, एक तरह से आगे का रोड मैप लेकर चला जाता है, कहीं ना कहीं उसमें जो सब सेक्शंस हैं और उसके जो बाकी तरह से बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो रोजगार के जरिए हो या अलग अलग, जैसा विजय सर बता भी रहे थे कि अब थोड़ा दायरा इसका बढ़ा है उस हिसाब से, और कहीं ना कहीं स्किलिंग जो है वो बहुत मायने रखती है। इन सब के बीच में प्रभाकर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब कोविड आया था तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए खपत चाहिए। मतलब जब कोविड में स्थितियां जब नॉर्मल हुई कि लोगों की जरा खर्च करने की क्षमता बढ़ाई जाए। रूरल जो डिमांड है अभी भी कंसर्न बनी हुई है। आपको लगता है कि शायद लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा और ये अश्योरेंस ज्यादा होगी, तो शायद रूरल डिमांड को इस लिहाज से भी बढ़ाया जा सकता है और थोड़ा सा एक अश्योरेंस भी बढ़ेगा? बाणासुरे सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, कुछ बाणासुरे तक आवाज आ रही है आप तक? चलिए, अनुराग सर, मेरा आपसे यही सवाल होगा, कितना मतलब जैसे जो जो प्रश्न उठ रहे हैं कि ये भी प्रश्न है कि भाई ये रिफॉर्म नहीं, रीब्रांडिंग के तौर पे तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन शायद वो जो कैपेसिटी है खर्च करने की, उस लिहाज से भी इसे समझना होगा। प्रशांत जी, अगर आप इस योजना की बात करें तो योजना अगर देखा जाए तो पहले से बेहतर हो गई, पहले से बेहतर होनी भी चाहिए। कोई योजना अगर 2005 में शुरू हुई है तो आप अगर अपने घर की भी कोई योजना बनाते हैं तो वो भी समय के साथ उसमें थोड़े से अमेंडमेंट, जैसे थोड़े से चीजों में इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, तो वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता रहता है। इसमें भी, मनरेगा में भी मुझे याद है कई बार बीच में बात हुई है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कुछ जो है संशोधनों की जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने की वजह से या वोटर के नाराज ना हो जाने की वजह से ये काम कभी किया नहीं गया। मैं यहाँ पे इस बात को लेके सरकार की इच्छा शक्ति को और सरकार की हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि उन्होंने मनरेगा में कुछ करने की सोची। अगर आप इसमें देखेंगे तो वैसे ओवरऑल जो योजना है वो इम्प्रूव हुई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप आप सिर्फ एक तरह से चीजों को नहीं देखते हैं कि आपने घर में लोगों को रोजगार देना है, आपने ये भी देखना है कि देश का जो काम है, जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो किसानों को जो है, जो एग्रीकल्चर में जरूरत है, आज आपके पास लेबर नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मुझे लगता है इसमें राजनीतिक विवाद सिर्फ नाम को लेके है। इसके अलावा अगर आप जाके प्रियंका गांधी जी से पूछ लीजिए या राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए कि आपको इसमें क्या बुराई दिख रही है, तो मेरे ख्याल से वो उन्होंने शायद पढ़ा भी नहीं होगा और इसके अलावा वो कुछ बता भी नहीं पाएंगे, सिवाय महात्मा गांधी का नाम हटने की वजह से। यहाँ मैं बिल्कुल, आपने सही
कुछ तकनीकी खामी है अनुराग सर के, नेटवर्क में कुछ समस्या है जिसकी वजह से आवाज़ उनकी कट रही है। बाणासुरे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाणासुरे सर, हमें बताइए कि आम तौर पे मतलब ये जो रूरल डिमांड की बात होती है या एक तरह से रोजगार सृजन की बात होती है, हम बात तो करते हैं एग्री इकोनॉमी के वेटेज की, एग्रीकल्चर के पूरे वेटेज की, लेकिन जब एम्पावरिंग की बात आती है तो हम प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो सही है कि तो प्रश्न तो उठाने वाले उठाएंगे, लेकिन सही बात यह है कि जो अभी स्कीम की वजह से जो अभी नया नाम मिला है इसमें, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल, उसके अंदर दो रीनेम करके यह है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसके तहत के अंदर में ग्रामीण में जो अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, इन सबको 125 दिन का काम मिलेगा, जो पहले 100 मिलता था। अभी इसमें कि इकोनॉमी में इसका बूस्टअप कैसा होगा, तो इकोनॉमी में बूस्टअप ऐसा होगा कि इसके अंदर में अभी पहले सिर्फ रास्ता बनाने में इसका रोजगार में देते थे, अभी लेकिन 4 स्तर पे होगा, जल में होगा, रास्ते में होगा और दूसरे भी डैम्स में होगा। ये बनाने में भी मतलब भी जब पिछले साल का हम देखेंगे 10 साल का, तो बहुत से जगह इस मनरेगा की वजह से डैम भी बने हैं। और इसमें बात यह है कि अभी जो पहले फ्लो रूरल से अर्बन में जाता था वो अभी स्टॉप हो जाएगा। अभी ग्रामीण भाग में भी किसानों को समय समय पर मजदूर मिलते रहेंगे और समय समय मजदूर मिलते रहेंगे और उनका भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो क्रॉप्स का है वो भी इसमें कम, क्योंकि पहले ज्यादा रेट देना पड़ते थे, अभी लेकिन 60 डेज में उसको ये रहेगा कि कोई काम गारंटी स्कीम नहीं रहेगी और 60 डे के बाद में ये 120 डे रहेगा। तो इसमें हमारे इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा बूस्टअप हो जाएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही अभी जो गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स किया है उसके अंदर में मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया है। अब मिनिमम वेजेस 24,000 रुपए कर दिया, जिसके अंदर कैटेगरी के अंदर में 15,000, 18,000, 24,000 3 कैटेगरी है। ये कैटेगरी में उनको भी पैसा वहां ज्यादा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो स्टेट का और केंद्र का जो परसेंटेज है उसमें भी स्टेट के लिए भी 40% कर दिया और केंद्र में भी 60% कर दिया। अब केंद्र का जो बचा हुआ जो पैसा है मनरेगा से वो अदर डेवलपमेंट में काम आ सकता है। जो गवर्नमेंट का है कि विकसित भारत 2047 तक हमको पूरा विकसित करना है, तो उसके हिसाब से यह हमारी जो स्कीम अभी बनी है और इसके अंदर भी मनरेगा से और इस वीपी जी राम जी में बहुत से बदलाव गवर्नमेंट ने किए है, जो अभी कृषि मंत्री ने दिए हैं उसके अंदर बहुत से बदलाव उन्होंने किए हैं और ठीक है, बदलाव की ये वजह बदलाव और भी कारगर होंगे शायद जब ग्राउंड पर उसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा, क्योंकि मनरेगा पे भी हमने देखा था चुनौतियां आती हैं और मेरे ख्याल से मानस से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मानस, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि मनरेगा या बाकी रोजगार गारंटी या किसी भी तरह की जो वेलफेयर स्कीम होती हैं वो भेंट चढ़ जाती हैं या तो भ्रष्टाचार के, या तो कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचने में जो है वो इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम तो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर था लोगों के अकाउंट तक पैसा पहुंचाने में भी हमने दशकों लगा दिए। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो मजदूरी है वो बहुत ही नॉमिनल, मतलब इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रही है, 3.5 से 6% के आसपास ही कहीं ठहरती है। मेरे पास 10 साल का आंकड़ा है और खुद सरकार का यह आंकड़ा है। तो इस बारे में भी सोचना होगा कि शायद हम रिफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन रिफॉर्म की जो एग्जीक्यूशन है, रिफॉर्म की जो स्पीड है या जो मानक है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप भर नहीं पा रहे हैं। देखिए, धन्यवाद पहले इसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका देने के लिए। तो हम लोग जो गांव में काम करते हैं, हमारा ये समझ है कि ये जो वेज एम्प्लॉयमेंट ये गोल नहीं हो सकता। गोल तो है स्टेबल लाइवलीहुड्स, ये पाथवे है। तो हमें देखना है तीन चीज लोगों को जरूरत है कि स्टेबल लाइवलीहुड्स इंश्योर करने के लिए। एक, रियल गारंटी कि जब चाहिए जॉब वो मिले और समय पर वेजेस मिले। दूसरा, रियल लोकल पावर, 24/7 ट्रांसपोर्टेशन, 24/7 सर्विस, 24/7 हेल्थ केयर, 24/7 एजुकेशन, 24/7 हेल्थ, 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 24/7 एजुके
क्या होना है, किससे हम उभर सकते हैं गरीबी से और रियल लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं, ये लोग तय करें, ना कि कहीं ऊपर से। तीसरा, रियल इम्पैक्ट, कि सही में इनकम में वृद्धि हुआ है कि नहीं, जिससे वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं। ये तीन चीज तो एमजीएनआरईजीए से अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया है, जो कि हम लोग जानते हैं काफी चैलेंजेस है। तो इसके लिए अगर कोई नया सोच से कोई नया तरीका ढूंढे हैं तो ये वेलकम है, लेकिन ये तीन चीज लोगों का डिमांड है जो इंश्योर होना चाहिए। अगर ये तीन चीज इंश्योर नहीं हो रहा है तो कोई भी नाम से तो कुछ, नाम बजट से कुछ नहीं लेना, हमें आउटकम से मतलब है। तो लोगों को चाहिए कि सही वेज एम्प्लॉयमेंट तो मिले जब उनको कोई रोजगार का जो ये नहीं है, लेकिन उससे लाइवलीहुड एसेट क्रिएट हो। कुछ भी काम इससे हो, या तो वो इनकम बढ़ाए लोगों का, या क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाए। तो पहले बार एक इतना बड़ा योजना क्लाइमेट रेजिलियंस को फोकस करते आया है, जो कि एकदम बहुत बड़ा चैलेंज है रूरल लाइफ के लिए, और अभी तक ऐसा कोई स्कीम नहीं था। तो सही में अगर हम क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स में फोकस कर पाएंगे इससे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा रूरल एरिया के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं जो आपने इस पूरी चर्चा के दौरान रखे। विजय सर, जब मनरेगा और रोजगार गारंटी स्कीम्स की बात आती है तो जो एक इम्पॉर्टेंट दावा किया जाता है कि साहब पलायन रुकेगा, दूसरा ये है कि लोग थोड़ा सा एम्पावर होंगे। ठीक है, मैं इन दोनों फ्रंट पे भी कह लूं कि ठीक है, एक ऑप्टिमिज्म हमें दिखाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक जो चुनौती आ रही है, मैं बहुत प्रैक्टिकल चुनौती, मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूं और मैंने खुद एक वक्त पे लंबे वक्त तक रिपोर्टिंग की है। एक जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज दिखता है कि इन सब के बावजूद, इन एम्पावरमेंट के बावजूद गांवों में मजदूरी के लिए, या मतलब मजदूरी और खेती को हमें दो अलग तरह से देखना होगा। खेती करने वाला जो एक वेटेज है, ये झुका रुझान जो है, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और उसमें मनरेगा को या इस तरह की स्कीम्स को भी बड़ा विलेन बनाया जाता है। योर रिमार्क सर। देखिए, कोई भी इंसान अपनी अगर मेहनत करता है तो उसके पीछे बहुत सिंपल सा उसका लॉजिक होता है, उसका वेलफेयर। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, वो क्यों मेहनत करता है कि उसको कुछ पैसे मिलेंगे जिससे उसकी जो लाइफस्टाइल है या क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होगा। अब अगर कोई भी चीज अगर वो सेंसिबल नहीं होती है, अगर किसान आज खेती से हट रहा है, उसका एक कारण ये है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और मार्केट रियलाइजेशन कम हो रहा है, और आसान व्यापारिक भाषा में अगर कहें कि साहब घाटे का सौदा है। इसका मतलब ये है कि अगर मनरेगा में मेरे को अगर घर बैठे पैसा मिल रहा है और मैं अगर बाजार में जाता हूं और मैं किसान से कहता हूं कि मेरे को 300 नहीं 600 रुपए चाहिए दिहाड़ी के, अब वो किसान कहां से लाएगा? अब वो कहेगा ठीक है, मैं 600 रुपए दे नहीं सकता, तो जितना मेरे बस में है, परिवार के बस में, मैं करूंगा, और बाकी वो काम बंद कर देता है या घटा देता है। इसका मतलब ये है कि जो इनकम पोटेंशियल था किसान का, वो शायद इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसको सपोर्टिंग मैन पावर जो जरूरत थी वो नहीं मिली, और या जिस रेट पे मिल रही थी वो सस्टेनेबल नहीं था। यही हाल फैक्ट्रीज का है, यही हाल एमएसएमई का है। तो हमें जब इकोनॉमिक वायबिलिटी का फैक्टर अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो काम नहीं होगा। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि साहब वेलफेयर बढ़ाना है तो आप 500 रुपए दिहाड़ी दे दो, बिल्कुल दे दो। फिर आपका 500 रुपए दिहाड़ी या 1000 रुपए दिहाड़ी आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का है कि इसको सरकार कंपनसेट करेगी, टैक्स पेयर कंपनसेट करेगा, या कंज्यूमर करेगा। हिंदुस्तान की ट्रेजेडी ये है कि गरीब कंज्यूमर है और गरीब ही किसान है। तो एक गरीब दूसरे को कैसे कंपनसेट कर सकता है? आज आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हो, तो ये मान के चल रहे हो कि 80 करोड़ गरीब हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं 80 करोड़ आबादी हमारी गांव में रहती है, तो मतलब पूरा ग्रामीण ऑन एन एवरेज गरीब है। तो गरीबी में रहने वाला आदमी दूसरे गरीब को कैसे कंपनसेट कर सकता है? ये बड़े सवाल है। कहने का मतलब ये है कि हमें जब तक हम अपनी लाइवलीहुड को, जैसे एजुकेशन आप फ्री कर देते हैं, हेल्थ केयर आप फ्री कर देते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस आप कर देते हैं, बाकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिससे कंपनसेशन हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, या स्किल डेवलपमेंट आप फ्री कर देते हैं, मीनिंगफुल स्किल डेवलपमेंट। सर्टिफिकेट बांटने की मैं बात नहीं कर रहा हूं,
बिल्कुल। जो हमारे स्किल डेवलपमेंट में होता है कि सर्टिफिकेट बांट दिए मतलब सब स्किल्ड हो गए। कहने का मतलब ये है हमें अपने पॉलिसी प्लानिंग को बहुत लॉजिकली देखना होगा। वाकई मेरे पास समय कम है। अब बहुत अहम बात आपने कही और इसी सवाल के साथ अनुराग सर आपके पास आना चाहूंगा। पॉलिसी रिफॉर्म्स इतना बड़े स्ट्रेच में क्यों फंस जाती हैं, या जो चीज एकदम इमीडिएट दिख रही है उस तरह का नीड ऑफ द आवर एक्शन क्यों नहीं होता है? मतलब आपको दिक्कत कहां दिखती है? पॉलिटिकल विल, इसका सीधा से एक शब्द का जवाब है पॉलिटिकल विल। देखिए, लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आपके पास बहुमत होता है, एब्सोल्यूट पावर होता है, तो आप दूसरे चक्करों में फंस जाते हैं। आप उस सत्ता के भोग में लग जाते हैं। अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, तो आप किसी भी चीज को करने में डरते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि आज हमें ये दिखाई देता है, पत्रकारों को ये चीज दिखाई देती है, एक्सपर्ट्स को चीजें दिखाई देती हैं कि सरकार इस पे कोई अमेंडमेंट कर क्यों नहीं रही, इसमें कोई सुधार कर क्यों नहीं रही है। उसका सीधा सा कारण है, अगर एब्सोल्यूट पावर है तो हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं आता, और अगर हमारे पास पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, तो हमारी पास शक्ति नहीं, हम उसे करना नहीं चाहते। बिल्कुल, बहुत अहम बात। और मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन अच्छी चर्चा रही और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स हैं उनकी जो स्पीड है या उनकी जो रीजनिंग है वो थोड़ा और शार्प होने की आवश्यकता है। कोई भी रिफॉर्म वक्त के साथ टेस्ट होता है। हम आगे देखेंगे कि किन किन पैमानों पर ये खरा उतरता है और कहाँ कहाँ चुनौतियाँ आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मेहमानों का। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों को पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वदेश विशेष में आप देखते रहिए टी नाउ स्वदेश। नमस्कार।